कुमार दुबे आप लोगों को राजकिशोरी देवी प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को निःशक्त जन बच्चों के विशेष शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय पर प्रकाश डालूंगा, जिसको जानना अति आवश्यक है। पहले क्या था कि सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में केवल सामान्य बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति जब हमारी आई तो उसमें क्या हुआ कि सरकार ने तय किया कि विशेष बच्चों जो दिव्यांगजन हैं आजकल, जैसे दृष्टिबाधित, मूकबधिर, श्रवणबाधित, जितने बच्चे हैं विशेष बच्चे के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन बच्चों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। इस योजना को उन्होंने नाम दिया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब अस्तित्व में आई? तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई का मतलब क्या होता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कब अस्तित्व में आई? सन 1968 में अस्तित्व में आई। लेकिन यह दयनीय अभिव्यक्ति और उचित आर्थिक और संगठित संबल के अभाव में प्रभावहीन हो गई। ये सबसे पहले जब 1968 में आई, लेकिन इसका सही देखभाल सरकार की तरफ से नहीं हुआ तो क्या हो गई? अभावग्रस्त हो गई। इसीलिए 1985 में इसका पुनर्मूल्यांकन और नवीकरण हुआ। इस भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाने का निश्चय किया। राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के पश्चात मई 1986 में नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया। इसमें शिक्षा के अनेक पहलुओं पर नीति बनाई गई, जिसमें से एक निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा, जो कि एनपीई के 6वें अध्याय में है। एनपीई मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य समुदाय का सहभागी बनाना, जीवन को दृढ़ निश्चय और धैर्य का साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। सरकार ने इस पॉलिसी को क्यों बनाया? सरकार ने इस पॉलिसी को इसलिए बनाया, जो हमारे समाज में विशेष बच्चे हैं, दिव्यांगजन बच्चे हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया। और इस पॉलिसी में क्या क्या उन्होंने शर्त रखा, क्या क्या अपना सुझाव दिए कि ऐसे करना है, इसके लिए उन्होंने कौन कौन सी गाइडलाइन की, इसका एक उद्देश्य आया। एनपी 1986 में शामिल निःशक्त बच्चों की शिक्षा की मूल अभिव्यक्ति एवं व्यूह रचना, निःशक्त व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताएं, उद्देश्य को कर्मन्वित करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, भारत में निःशक्तों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति, निःशक्त के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति संगठित शिक्षा पर जोर देती है एवं स्पष्ट करती है कि निःशक्त बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों की शिक्षा की तरह ही समान होगी। सरकार ने क्या निश्चय किया कि जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही दिव्यांग बच्चे, विशेष बच्चों की भी शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार ने दृढ़ निश्चय किया। पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ ही निःशक्त के लिए पर्याप्त एवं उचित प्रबंध, बगैर पर्याप्त और उचित प्रबंध के विशेष बच्चों की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसीलिए सरकार ने क्या किया? उचित और पर्याप्त प्रबंध का व्यवस्था किया। सामान्य तथा विशेष व्यावसायिक तैयारियों की सिफारिश की गई। उस बच्चों की शिक्षा के साथ साथ और क्या किया गया? उन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई, जैसे कि खिलौना बनाना, माचिस की तीली बनाना, माने जितने छोटे स्तर पर व्यवसायिक, ताकि वो अपना जीवन अर्जन कर सके। ये नई शिक्षा नीति में इसको रखा गया, व्यवसायिक को भी। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा ईसीसीई के अंतर्गत तैयार की जाएगी। सरकार ने इसके लिए क्या किया कि उनको देखभाल के लिए ईसीसीई, इसका मतलब आप लोग जानते हैं, ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ईसीसी का मतलब क्या हो गया कि ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, ये क्या हो गया? प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया। इस अवस्था में बच्चों को
विशेष रूप से देखभाल करना, 3 बरस ले लेकर कितने बरस तक, 6 बरस तक। इसके लिए सरकार ने कुछ मानदंड संस्थाएं के माध्यम से अपना जोड़ दिया। इसमें कौन है? पहला है एकीकृत बाल सेवाएं ICDS। एकीकृत बाल सेवा क्या है? वैसी सेवा जिसमें बच्चे के जन्म से पहले, जैसे माँ उसकी गर्भवती है, जैसे बच्चे की माँ गर्भवती है, बच्चा कुपोषित न हो जाए उसके लिए उचित जांच की, नर्सिंग की व्यवस्था करना, नर्सिंग स्टाफ की, बच्चों को उचित, माँ के गर्भ वाले बच्चे को उचित खान पान की व्यवस्था करना, जैसे सरकार की योजनाएं आती है। इसके बाद उन लोगों को प्राथमिक स्तर पर, जैसे ICDS में आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, उसमें बच्चों को लाना, सिखलाना इत्यादि शामिल है। आरंभिक बाल शिक्षा केंद्रों के संचालन के लिए शैक्षिक संगठनों को सहायता, इसके लिए क्या विभिन्न प्रकार के NGO भी स्थापित किए गए हैं। विशेष बच्चों को देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के NGO हमारे लोकल स्तर पर काम करती हैं, उसमें भी बच्चों को व्यवस्था करना, विशेष बच्चों के लिए सरकारी सहायता के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा बाल वाड़ी और दिन में देखभाल केंद्रों का संचालन, इसके लिए संस्थाएं होती हैं जो घर घर जाकर कहाँ विशेष बच्चे हैं उन लोगों के बॉडी और उन लोगों के क्रियाकलाप पर भी ध्यान देती हैं, परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर उनको सिखाने के लिए कुछ काम करती हैं। राज्य सरकार और अन्य संगठनों द्वारा पूर्व प्राथमिक स्कूल चलाना, ये नई शिक्षा नीति में क्या तय हुआ कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्राथमिक विद्यालय खोले, विशेष बच्चों के लिए संचालित करेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य केंद्र, और प्राथमिक स्तर पर जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच, इसके बाद विभिन्न प्रकार के उपकरणों द्वारा उसके माता और उसके स्वास्थ्य सभी लोगों की जांच करना, ये सरकार की नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। अब इसके निर्धारण की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोर दिया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण स्तर, मातृ सुरक्षा और निःशक्तता को रोकने के दूसरे प्रभावशाली साधनों में सुधार लाकर विकलांगताओं को कम किया जा सकता है। परिणाम पूर्ण रूप से विकलांग बच्चे ने निरपेक्ष संख्या में वृद्धि नहीं होगी। कम से कम 150 से 200 तक भर्ती क्षमता वाले 1000 विशेष स्कूलों की आवश्यकता होगी। क्योंकि ऐसे स्कूलों में शिक्षा बहुत महंगी है, इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल वैसे बालक जिनकी आवश्यकता सामान्य स्कूलों में पूरी नहीं हो सकती, उन्हें इन स्कूलों में पंजीकृत किए जाने चाहिए। यह भी तय किया गया कि सामान्य स्कूलों की परिष्कृत कार्य कुशलता विकलांग बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। प्राथमिक शिक्षा को सन 1990 में क्या किया कि 6 से 11 साल और 1995 6 से 14 साल तक सामान्य बच्चों की शिक्षा के साथ साथ सर्वव्यापी बनाया गया। यद्यपि इसके लिए सुविधाओं के साथ कठिन प्रयासों, संसाधनों और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, फिर भी प्रयासों द्वारा निर्धारित समय में शिक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकार ने पहले क्या किया कि जो बच्चे दिव्यांगजन बन रहे हैं या कुपोषित बच्चे हो रहे हैं, इनको रोक के लिए इनकी वृद्धि दर कम हो, तो क्या किया कि गर्भवती महिलाओं को उचित खान पान, दवा और उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि की आवश्यकता की गई। इसके बाद विशेष विद्यालय की स्थापना की गई, तो रखा गया कि विशेष विद्यालय में कम से कम 150 से 200 बच्चों से ज्यादा की संख्या नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने क्या प्रपोजल डाला कि 10,000 कम से कम स्कूल खोले जाएंगे उन्हें, और इन स्कूलों को पंजीकृत किया जाएगा। और इस स्कूल में कितने वर्षों के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी? तो 6 से 11 साल या 14 साल तक के बच्चों को।
अब है कि इन तरीकों से दूर श्रेणियों में बालकों के पंजीकरण एवं धारण प्रति वर्ष 25% तक बढ़ सकता है। सरकार ने इसके लिए क्या निर्धारण किया कि ये बच्चे हैं, इनकी संख्या साल में 25% तक बढ़ सकती है। इसके लिए अब सरकार ने क्या किया, सामान्य स्कूल के प्रशासकों और अध्यापकों के लिए समर्थन कार्यक्रम आयोजित करना। इसके लिए अब सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया कि सामान्य स्कूल के जो प्रबंधक हैं या अध्यापक हैं, उनको कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शिक्षकों के सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस समूह के बालकों के प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण घटकों को शामिल करना। अब सरकार ने तय किया कि जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको विशेष बच्चों को सिखलाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक जो है उनको उस विषय में शामिल करना, ताकि सामान्य शिक्षक भी ये जान जाए कि विशेष बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनकी केयर टेकिंग होगी। प्रशासकों के पूर्व अमुखीकरण कार्यक्रम और इसे सुदूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा पूरक बनाया गया। इसको सरकार ने क्या किया, जितने सुदूरवर्ती दूर दूर के भी गांव हैं, उन गांवों में भी इस शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। विकलांगता के निर्धारण के लिए मनोवैज्ञानिक सेवाओं का प्रबंध करना। अब इसके लिए हम लोग एक मनोवैज्ञानिक, एक महत्वपूर्ण चीज है मनोवैज्ञानिक। हम लोगों के समाज में क्या अवधारणा बन जाती है कि बच्चा विकलांग है, ये कुछ कर नहीं सकता है। सबसे पहले किसी के परिवार में ऐसे बच्चा होता है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर आ जाता है। तो इस प्रेशर को तोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया कि इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित है कि विकलांग बच्चों के लिए परीक्षा भी दे सकता है, नौकरी भी ले सकता है, समान वेतन भी ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या कि मनोबल बढ़ाने के लिए सेवाओं को भी उसने क्या किया, इसमें शामिल किया। अब आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय से सहायता भी लेना। अब सरकार ने क्या की कि इन बच्चों को सहायता भी प्रदान करने लगी। जैसे आजकल गांव में देखे होंगे कि जो पैर से विकलांग है उसके लिए ट्राई रिक्शा साइकिल आ रही है, जो वृद्धा पेंशन दे रही है। तो सरकार ने क्या किया है कि इन लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि भी जारी करने लगी। साथ ही कम से कम 3 व्यक्तियों के अनुसंधान और प्रशिक्षण राज्य परिषद NCERT और 1 व्यक्ति को उप संभाग और खंड स्तर पर उचित प्रशिक्षण दिया गया। शुरू में सरकार ने क्या किया कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर एक लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया। सामान्य शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विकलांग बच्चों को कार्य करने वाले शिक्षकों और शिक्षक अधिकारियों के लिए छोटी पुस्तकों को तैयार करने की जानकारी। सरकार ने क्या किया कि विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए छोटी छोटी पुस्तकों को अधिकारियों तक भी उस निर्देश दिया गया कि उस शिक्षा को में शामिल किया जाए। शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राज्य परिषद ले सकती है। विकलांगों के ITI में व्यक्ति विशेष के प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय की होगी। इन लोगों के लिए क्या कि ITI की भी व्यवस्था सरकार ने कर दी और इसकी देखरेख कौन कौन करता है, श्रम मंत्रालय। भारत सरकार श्रम मंत्रालय या जो स्टेट का गवर्नमेंट का मंत्रालय श्रम मंत्रालय होगा, वो क्या किया, इन लोगों के लिए ITI में छूट दिया। इसी प्रकार जिला पुनर्वास केंद्रों के साथ साथ कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग जांच निर्धारण के लिए कृत्रिम अंग एवं सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 विकलांगों के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ कुछ प्रावधानों का भी सुझाव है। सरकार ने इसके लिए क्या किया कि जैसे अंग प्रदान की भी इन लोगों के लिए व्यवस्था की गई और कुछ प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था की गई। आवागमन भत्तों के भुगतान के प्रति प्रावधान प्रति माह ₹50। जैसे कोई विकलांग बच्चा किसी प्रोग्राम में जाता है या सरकारी संस्था में जाता है या प्राइवेट संस्था में जाता है, तो उसके लिए सरकार ने कितनी आवागमन की राशि निर्धारित की, ₹50। लेकिन ये राशि आजकल बढ़ गई है, ये राशि अब ₹50 नहीं रह गई है। पिछले क्षेत्र में ऐसे स्कूल जिनमें कम से कम 10 विकलांग बच्चे होते हो, रिक्शा खरीदने की पूंजी का प्रावधान। सरकार ने ये भी व्यवस्था दिया है कि
सामान्य विद्यालय हो या प्राइवेट कोई भी विद्यालय हो, अगर वहां 10 बच्चे विशेष पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या ई रिक्शा की भी व्यवस्था कर रही है। ऐसे स्कूल जिसमें कम से कम 10 बच्चे पंजीकृत हो, उन्हें वास्तु संबंधी रुकावटों को दूर करना। अब असल चीज कहाँ आकर होती है कि जैसे मान लीजिए कि विद्यालय में विशेष बच्चा आ गया सामान्य विद्यालय में, तो दोनों के पाठ्यक्रम एक जैसे नहीं रहेंगे, दोनों के पाठ्यक्रम अलग अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए उन्हें वास्तु संबंधी जो जैसे शिक्षा में जो उपकरण आते हैं उन लोगों को, उन मटेरियल को स्कूल में उपलब्ध कराना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में दी जाने वाली पुस्तकें और गणवेशों की निःशुल्क पूर्ति, और इसके लिए जो अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके बच्चों के लिए क्या किया सरकार ने, फ्री में निःशुल्क किताबों की आपूर्ति की गई। विकलांग बच्चों को उपस्थित प्रोत्साहन एक इसमें और भी रखा गया कि जो बच्चा, उन लोगों को विकलांग बच्चों को प्रोत्साहित देने के लिए कि जो बच्चा स्कूल में ज्यादा उपस्थित रहेगा उसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रारंभिक बाल शिक्षा केंद्रों में ऐसे बच्चों की तैयारी का प्रबंध, बालक के प्रवेश का प्रावधान 6 वर्ष के स्थान पर 8 से 9 वर्ष तक, यह प्रावधान संक्रमण काल से आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि छोटे स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र हो गया तो वहां है कि 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष के बच्चे जाएंगे, लेकिन जो विशेष बच्चे हैं उनके जन्म से 9 वर्ष तक वहां जाकर अपना पढ़ाई और शिक्षा ले सकते हैं। नीति के अनुसार मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक निर्धारण के साधन तथा शिक्षण संबंधी समस्याओं को पहचानने वाले उपकरण उपयोगिता विहीन है, इनको क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग उपकरणों को अपनाने की जरूरत पर बल देना चाहिए। अब सरकार ने क्या किया कि प्रत्येक राज्य की भाषा अलग अलग होती है, तो जो सरकार वहां से गाइडलाइन जारी करेगी, तो कोई तेलुगु भाषा में दृष्टिबाधित बच्चा है, कोई बंगाली का है, तो सरकार ने क्या किया कि इसके लिए जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री का उसने प्रोत्साहन किया कि मतलब इस भाषा में ये सामग्री होना चाहिए। सामान्य स्कूलों में गतीय निःशक्त और कम निःशक्त छात्रों की शिक्षा में वृद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष विद्यालयों में शिक्षा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विशेष विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा कैसे होगी और प्रशिक्षण केंद्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव है कि संयुक्त रूप से विशेष विद्यालय स्थापित करना बेहतर रहेगा। यह निर्णय जनसंख्या के जियो स्केटर नियम पर आधारित है जो कि विकलांग हैं, और अभिभावक असमर्थ या लापरवाह है जो कि अपने बच्चों को सुदूरवर्ती विद्यालयों में नहीं भेज सकते हैं। सभी विभागों के विशेषज्ञ अमले की आवश्यकता होगी। कई विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्व व्यावसायिक एवं व्यावसायिक पश्चात केंद्रों का प्रयोग। यह भी कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में विशेष में किसी खास विकलांगता बालकों की संख्या काफी बढ़ जाती है, अर्थात 60-70 तक में विकलांग के उस क्षेत्र में एक अलग विद्यालय की आवश्यकता होगी। इस नई शिक्षा नीति में विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए क्या किया गया कि ये देखा गया कि जो विशेष विद्यालय है और उसमें कितने विकलांग बच्चे हैं, उन बच्चों की संख्या को भी निर्धारित करना, और इसमें जो सुदूरवर्ती बच्चे हैं जिसके गार्जियन लापरवाह है, जो दूर दराज के हो, किसी संस्था में अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं, इसके लिए सरकार ने क्या किया कि छोटे स्तर पर व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण केंद्र की उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई, और जहां 60 से 70 बच्चे विशेष मिल जाते हैं,
किसी जिले या प्रखंड में, तो सरकार ने तय किया गया कि वहां एक विशेष विद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक विशेष स्कूल में एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र होगा, जो कि विशेष स्कूल के छात्रों को तथा रोजगार के लिए पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देगा। सरकार के ने इसके लिए तय किया नई शिक्षा नीति में कि जो विशेष स्कूल के छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए व्यवसाय परक योजना भी चालू करना, ताकि इनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके। यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध रोजगार पर जोर दिया जाएगा। फिर भारतीय पुनर्वास परिषद से निवेदन किया जाएगा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करे, ताकि आश्रितों को पूरे देश में रोजगार प्राप्त करने की सुविधा हो। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास प्रदान किए जाएंगे। लड़कों के छात्रावास की क्षमता 40 तथा लड़कियों के छात्रावास की क्षमता 20 होनी चाहिए। इन छात्रावासों को विशेष स्कूल के छात्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के छात्रों के लिए भोजन प्रबंध करना होगा। राज्य में विशेष स्कूलों की स्थापना करना राज्य प्रबंध तंत्र या शैक्षिक संगठन की मुख्य योजना होनी चाहिए। प्रत्येक विशेष स्कूल में कम से कम प्रत्येक श्रेणी के 60 विकलांग छात्रों के साथ प्रारंभ हो सकता है। अब सरकार ने ये क्या मानक तय किया कि हर एक क्षेत्र से 60-60 बच्चे अगर मिल जाते हैं किसी संस्था को, तो उसको विशेष विद्यालय की मान्यता दे दी जाएगी। इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था, जो विशेष बच्चे हैं, ये नहीं समान बच्चे की नहीं, तो लड़कों की संख्या कितनी होनी चाहिए 40 और लड़कियों की 20, इन लोगों के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था की गई। अब आपको बता रहे हैं विशेष शिक्षा और दूसरे व्यवसायों के लिए अध्यापक। मान लीजिए कि किसी शिक्षा को देने के लिए उस प्रकार के अध्यापक का होना जरूरी है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि स्कूलों को सुचारू रूप से संचालन के लिए विकलांगता के अनुसार विशेष अध्यापकों का प्रशिक्षण शीघ्र शुरू होना चाहिए। अब क्या सरकार ने क्या किया, विशेष टीचर की, विशेष अध्यापक की प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्र सरकार ने कर दी। किसमें रही? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। मानव संसाधन तथा जन कल्याण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा एनसीईआरटी और क्षेत्रीय शैक्षिक महाविद्यालय, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान और चुनिंदा विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभागों द्वारा यह कार्य कर सकता है। और यह जिम्मेदारी किसको किसको दी गई नई शिक्षा नीति में कि मानव संसाधन विभाग, जन कल्याण विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये क्या करेगा कि ये जांच करेगा कि ये विद्यालय इन विशेष बच्चों के लिए अध्यापकों की तैयारी के लिए जिम्मेदारी उठाए। अध्यापकों के अलावा मनोवैज्ञानिक तथा प्रत्येक शहर में विकलांग बच्चों के लिए निर्धारण और पुनर्वास के लिए कम से कम 2 चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। सरकार ने क्या किया कि विशेष बच्चों के लिए हर एक शहर या पंचायत में 2-2 चिकित्सक डॉक्टर की व्यवस्था की। यह सिफारिश की है कि विकलांग बच्चों के निर्धारण तथा कल्याण के लिए 4 से 6 सप्ताह तक की सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए सलाहकार उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार 2 सप्ताह की अवधि अभिमुख कार्यक्रम चिकित्सक अमले स्टाफ के लिए किया जाए। साथ ही कम से कम प्रत्येक 400 दूसरे अमले जैसे कि शारीरिक प्रशिक्षण, वाक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय संसाधन और क्षेत्रीय शैक्षणिक विद्यालय क्षेत्रीय स्तर पर व्यावसायिक अध्यापकों के अभिमुख प्रशिक्षण को आयोजित कर सकते हैं। अवधि 2 सप्ताह की होगी। सरकार ने क्या किया नई शिक्षा नीति में कि सेमिनार का आयोजन किया कि 2-2 सप्ताह का हर एक जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर विशेष बच्चों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। उसमें डॉक्टर भी शामिल होंगे, विशेष टीचर भी शामिल होंगे, कुछ छात्र भी शामिल होंगे और सभी प्रकार के कठिनाइयों और समस्याओं पर विचार विमर्श भी होगा। क्या समस्या है, क्या चिकित्सीय जांच की जरूरत है, इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई। विशेष शिक्षण तकनीकी के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों के उपकरणों तथा सामग्री में सुधार, समायोजन, अनुकूलन शामिल है। विकलांगों को उचित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय में ऐसी सामग्री तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बधिरों के लिए लिपिबद्ध टेलीविजन वीडियो।
सरकार ने क्या किया कि इसके लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज भी बनाना शुरू कर दिया। जैसे मूक बधिर होते हैं उनके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लिपिबद्ध आता है, लिपिबद्ध टेलीविजन, जो टीवी पर भी मूक बधिर को लेकर समाचार भी जाते थे, जो इशारे से किया जाता है। विकलांगता केंद्र और एनसीईआरटी को ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए ताकि विशेष स्कूलों के अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम की सहायता पुस्तकें और छोटी पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार ने तय किया कहा कि एनसीईआरटी ऐसी भी पुस्तकें तैयार करे जो छोटी छोटी पुस्तकें जो विशेष बच्चों विद्यालयों में विशेष शिक्षकों को आसानी से मिल सके। अब परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या परीक्षा को भी शामिल किया गया, लेकिन परीक्षा कैसी होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव है कि पूर्ण रूप से विकलांग बच्चों के लिए परीक्षा प्रणाली लचीली होनी चाहिए। ये नहीं कि सामान्य बच्चों की तरह इन लोगों की परीक्षा हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए एक परीक्षा देने वालों को बैठाया जाता है। मान लीजिए कि बच्चा दृष्टिबाधित है तो कलम से नहीं लिख पाएगा, उसके लिए ब्रेल की व्यवस्था करना। मान लीजिए कि बच्चा मूक बधिर है तो उसके लिए इशारे बोलेगा, उसके लिए लिखने वाला चाहिए। ऐसे चीज की व्यवस्था करना। मानव संसाधन और जन कल्याण मंत्रालय के अनुसार सामान्य स्कूलों और विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा के विकास का निरीक्षण करेगा। अब इसके लिए कौन निरीक्षण करेगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामान्य स्कूल में भी और विशेष स्कूल में भी। मानव संसाधन और जन कल्याण मंत्रालय की सांख्यिकी सूचनाओं में विकलांगों की शिक्षा से संबंधित संसाधनों के आंकड़े भी सम्मिलित किए जाएंगे। जन कल्याण मंत्रालय विशेष विद्यालयों की सूचनाओं को भी मानव संसाधन और जन कल्याण मंत्रालय को भेजेगा। साथ ही एनसीईआरटी द्वारा किए गए सामाजिक सूचना निरीक्षण में विकलांगों की शिक्षा संबंधी आंकड़े शामिल होंगे। ये नहीं है कि आपने कितना बच्चे हैं और कितने अध्यापक हैं, ये सभी का आंकड़ा सरकार के यहाँ आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय तथा जन कल्याण मंत्रालय समय समय पर राष्ट्रीय संसाधनों के द्वारा एनसीईआरटी तथा दूसरी विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षण संसाधनों द्वारा मूल्यांकन करेगा, गुणात्मक अध्ययन करेगा। इसके लिए सरकार ने तय किया कि दूसरे यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के लोग आपके स्कूल में आएंगे और इसका मूल्यांकन करेंगे कि आप बच्चे को सही शिक्षा दे रहे हैं या नहीं। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा? कार्य योजना। कार्य योजना का उद्देश्य कार्य की प्रकृति को इंगित करना होता है, जिसकी आवश्यकता नीति की पद्धतियों को लागू करने के लिए होती है। यह एक व्यापक व्यूह रचना प्रस्तुत करती है जो कि पूरी योजना को लागू करने के लिए उसे संपीड़ित करती है। यह प्राथमिक कार्य को व्यापक रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। विकलांगों की शिक्षा के संदर्भ में 1992 की कार्य योजना में पूर्ण रूप से स्वीकृत हुआ। उनको अच्छी तरह से शिक्षित करने के लिए हम उम्र के बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। इसका उद्देश्य विकलांग बच्चों को सामान्य समुदाय के हर स्तर पर बराबर सहभागी बनाना। सरकार ने इसको क्यों तय किया और ये भी रखा कि जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं वो भी विशेष बच्चे पढ़ेंगे। ये नहीं कि सामान्य बच्चों की किताब का सिलेबस अलग होगा और विशेष बच्चों का अलग होगा। केवल भाषा मटेरियल अलग होगा लेकिन पढ़ाई सेम रहेगा। वो ब्रेल में लिखेंगे, विशेष बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं लेकिन क को क लिखेंगे, ये नहीं कि वो दूसरी चीज नहीं लिखेंगे। और उन लोगों के लिए सेम शिक्षा की व्यवस्था की सरकार ने की है। इसके लिए सरकार ने क्या किया? अब इसके उद्देश्य क्या होना चाहिए? कार्य योजना 1992 का उद्देश्य विकलांग बच्चों को समान स्कूलों में शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। अब इसके लिए सरकार ने क्या निश्चय कर लिया है कि सामान्य स्कूल में भी विकलांग बच्चे पढ़ेंगे, उसमें भी विशेष शिक्षक रहेंगे और उन लोगों के साथ बैठाना ताकि उनका मनोबल भी ऊंचा रहे और उन लोगों को अपने अंदर की हीन भावना महसूस न हो। उनके संचार तथा दैनिक जीवन संबंधी गुणों को प्रयोगात्मक स्तर पर प्राप्त करने हेतु संगठित करना। और ऐसे बच्चों को क्या करना कि प्रयोगात्मक पढ़ाई के द्वारा उन लोगों को पढ़ाना। विकलांग बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का निर्धारण। निम्नलिखित रूप से विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 दृष्टांत विचाराधीन है।
इसमें कौन कौन से 3 विचाराधीन है? पहला है मनोचिकित्सा दृष्टांत। इस दृष्टांत में व्यक्ति का विशेष मुख्य है जिसमें विकलांगता के कारण दोष है और उसे नैदानिक परीक्षण तथा क्वासिसी चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता एक सहायता के रूप में दी जानी चाहिए। इसके लिए ये जरूरी रखा गया है कि आखिर बच्चा विकलांग है तो फिर ना हो, इसके लिए उसे चिकित्सीय जांच की, वो भी कौन सी, किसी चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता के रूप में उसे जांच करनी चाहिए। सामाजिक दृष्टांत, यह व्यापक स्तर पर समाज पर आधारित है जो शिक्षा प्रणाली में बराबरी न किए जाने वाली प्रयासों को आरंभ करने के लिए विशेष अवसरताएं या सामाजिक असमानताएं सृजित करता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है सामाजिक दृष्टांत। जैसे आपको पहले भी मैं बताया कि जो सामान्य बच्चे हैं या विशेष बच्चे समाज में हो जाते हैं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अवधारणा हम लोग को बन जाती है। इस अवधारणा को तोड़ना, इसके लिए सरकार ने क्या किया कि बराबरी का शिक्षा प्रणाली लागू किया। और ये कहाँ लागू किया? समाज आधारित पर, कि नहीं ये बच्चा कुछ कर सकता है, इसमें शिक्षा पा सकता है। इसके लिए समाज आधारित दृष्टांत को उसने इंगित किया। संगठनात्मक दृष्टांत, यह संस्थागत मध्य स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है और वर्तमान में संगठित विद्यालयों के रास्ते उत्पन्न होने वाली विशेष जरूरतों को संबोधित करता है। अब इसके लिए एक संगठन होना चाहिए जो कि विशेष दिव्यांगजन बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जो समाज में देख रहे करे पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, और उनको प्रोत्साहित करें। विकलांग बच्चों का मूल्यांकन, इसमें 3 सदस्यीय मूल्यांकन दल होता है जिसमें एक डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षक होता है। ये एक प्रशासनिक प्रकोष्ठ के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये विशेषज्ञ राज्य स्वास्थ्य विभाग के परामर्श के लिए जाते हैं। प्रत्येक मामले में मूल्यांकन की औसत लागत लगभग 150 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चों के एक बड़े समूह का प्रशिक्षण करना अनिवार्य है ताकि उनमें उचित बच्चों को एकीकृत कार्यक्रम में चुना जाए। मूल्यांकन दल के सदस्यों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आने जाने का किराया और दैनिक भत्ता दिया जाएगा। इसके विकलांग बच्चों के मूल्यांकन के लिए सरकार ने क्या किया कि दैनिक भत्ता, लेकिन जो ये 150 रुपये है, ये आजकल सरकार ने इसको क्या किया है, बढ़ा दिया है। ये मूल्यांकन प्रतिवेदन शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक होने चाहिए। और ये क्या करते हैं कि सरकार के लिए प्रपोजल भेजते हैं कि विकलांग बच्चों को इस समस्या है, इसके लिए इस सामग्री की जरूरत है, अपना विचार भेजते हैं और सरकार इसके लिए सहायता उपलब्ध कराती है। यदि औपचारिक मूल्यांकन बहुत समय लेता है तो शिक्षक द्वारा एक कमचलाऊ मूल्यांकन करके इस शैक्षणिक कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। मान लीजिए कि समस्या जटिल हो तो विशेष शिक्षक का दायित्व बनता है कि इसको शुरू करके धीरे धीरे इस समस्या को निदान किया जा सके। निःशक्त बच्चों के लिए सुविधाएं क्या क्या है? एक निःशक्त बच्चे के मूल्यांकन प्रक्रिया योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की सुविधाएं जाती हैं। जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उसके लिए सरकार ने क्या किया, बहुत प्रकार की सुविधा का भी घोषणा की है। जैसे किताबों और कॉपियों आदि पर प्रति 50 रुपये की वास्तविक व्यय पर सरकार ने इसके लिए लगभग फ्री अनुदान की व्यवस्था की किताब पर, प्रत्येक किताब पर 400 रुपये आपको दिया जाएगा। यूनिफॉर्म पर प्रति वर्ष 200 रुपये के वास्तविक व्यय मदद, ये आपको ड्रेस पहनने के लिए 200 रुपया उस पर मदद दिया जाएगा। आने जाने का भाता प्रति माह 50 रुपये, जो पहले आपको बता दिए थे, लेकिन ये तो आजकल बढ़ गया है। यदि बच्चे को विद्यालय हाथी या छात्रावास में रखा जाता है तो आने जाने का प्रभार नहीं दिया जाएगा। और बच्चा वहां सरकार का रहकर खा पी रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको आने जाने का भत्ता नहीं दिया जाएगा। कक्षा 5 के बाद दृष्टिहीन बच्चों के मामले में प्रति माह 75 रुपये की दर से निचले भाग में निःशक्तता के साथ गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए पाठक भत्ता। सरकार ने इसको प्रोत्साहित करने के क्या लगी, जो बच्चा पढ़ने आएगा तो उसको 75 रुपया के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से या सप्ताह के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। 5 साल की अवधि के लिए अधिकतम 2000 रुपये प्रति माह का खर्च उपकरण की वास्तविक लागत पर। हड्डियों के कारण गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को मामलों में कभी कभी आवश्यक हो जाता है कि एक विद्यालय में 10 बच्चों के लिए एक सहायता प्रदान किया जाए। इस सहाय को राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिए निर्धारित मानक वेतनमान दिया जाएगा। अब क्या होगा, मान लीजिए स्कूल में 10 विकलांग बच्चे हो गए तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, इस राज्य और संघ से जो
4 कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, उनके लिए ये निर्देश देगा कि इन लोगों को सहायता प्रदान करें। हड्डियों के कारण गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जिन्हें सहायता की जरूरत होती है, छात्रावास के किसी कर्मचारी को 50 रुपए प्रति माह का विशेष वेतन देय होगा, जो इस बच्चे को अपनी क्या करेगा, सेवाएं प्रदान करना चाहता है। विशेष अध्यापकों की नियुक्ति, अब मान लीजिए कि स्कूल में बच्चा है, विशेष बच्चा है, तो उसके लिए तो विशेष अध्यापक की नियुक्ति जरूरी है। तो इसके लिए क्या सरकार ने मानदंड स्थापित किया कि विशेष शिक्षा के शिक्षण शिशु अनुपात आदर्श रूप में कम से कम 1:8 का होना चाहिए। यह अनुपात समान कक्षाओं तथा अभिभावकों के साथ बैठक के लिए होगा। अध्यापकों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। यह अनुपात कितनी होनी चाहिए, 1:8। और ये विशेष शिक्षा का यह भी दायित्व बनता है कि वो दिव्यांगजन बच्चों के अभिभावकों के साथ भी बैठक करे और उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए। उनमें विशेष शिक्षा का 1 वर्षीय कोर्स की प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए या किसी अन्य प्रकार की विकलांगता संबंधी शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। दूसरी योग्यता व्यक्ति की बीएड विशेष शिक्षा के साथ स्नातक हो या विशेष शिक्षा में इसके समकक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण, यद्यपि योग्य अध्यापक उपलब्ध न हो तो अल्पकालिक प्रशिक्षण योग्य अध्यापक इस शर्त के साथ नियुक्त किए जा सकते हैं कि वे नियुक्ति के 3 वर्षों के अंदर पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। उनको विशेष भत्ते कोर्स पूरा करने के बाद प्रदान किए जाएंगे। ऐसे अध्यापक जिनके पास केवल एक ही प्रकार की विकलांगता संबंधित व्यावसायिक योग्यता है, उनको दूसरे प्रकार की विकलांगता संबंधित कोर्स ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति में सुधार हो सके। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि विशेष शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की। तो शुरू इसका अभाव था, तो जो थोड़ा भी प्रशिक्षण प्राप्त किए थे विशेष बच्चों के लिए, उनको सरकार ने रखा और शर्त रखा कि आपको 3 वर्ष में पूरे डिग्री को हासिल कर लेना होगा, इसके बाद आपको पूरा भत्ता दिया जाएगा ताकि बच्चों की स्थिति सुधर सके। समान विद्यालय और विशेष विद्यालयों के शिक्षकों के मूल्य वेतन में कोई अंतर नहीं होगा। सरकार ने यह भी तय किया कि समान विद्यालय के शिक्षक और विशेष विद्यालय के शिक्षक वेतन में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों का समान वेतन रहेगा। समान विद्यालय और विशेष शिक्षा के शिक्षकों के मूल वेतन में कोई अंतर नहीं होगा, बल्कि इन अध्यापकों को विशेष प्रकार के कर्तव्य के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ₹150 तथा शहरी क्षेत्र में ₹200 प्रति माह का विशेष वेतन साधारण भर्ती प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। सरकार ने क्या किया कि जो विशेष शिक्षक हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में कितना 150 और ₹200 शहरी क्षेत्रों में उनको विशेष भत्ता भी दिया जाएगा। दूसरे कर्मचारियों का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशासकों से संस्था प्रधानों तथा विशेष विद्यालयों के कार्यक्रम से जुड़े सामान्य अध्यापकों के लिए अल्पावधि अभिमुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। सरकार ने क्या किया कि सामान्य शिक्षक को भी अल्पावधि कम दिन की ट्रेनिंग विशेष बच्चों के लिए दी जाने लगी। प्रशासकों का प्रशिक्षण एनसीईआरटी द्वारा संचालित किया जाएगा। और इसके लिए कौन किया, प्रशिक्षण का संचालन कौन करता है, एनसीईआरटी। राज्य सरकार संस्था प्रधानों के लिए 3 दिन का और संस्था के सामान्य अध्यापकों के लिए 5 दिन का अभिमुखीकरण कार्यक्रम क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय और विकलांगों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की सहायता से संचालित कर सकती है। इसमें सरकार ने क्या योजना बनाई कि सामान्य स्कूल के जो सामान्य शिक्षक है वो भी जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर 5 दिन या 3 दिन का उन लोगों का विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा ताकि विशेष बच्चों को सिखलाने की व्यावसायिक प्रशिक्षण या स्कूली प्रशिक्षण उन लोगों को दिया जाएगा। अब यहां असल ध्यान देने जो बात क्या है, इस नई शिक्षा नीति का प्रमुख सारांश ये है कि विशेष बच्चों में ध्यान कार्यक्रम के ध्यान देने के क्षेत्र निम्न है। पहला, विकलांगों के लिए संगठित शिक्षा कार्य योजना। इसके लिए क्या करना है कि एक संगठित कार्य योजना तैयार होता है। विशेष शिक्षा समुदाय के बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए नीति तैयार करने के लिए शोध अध्ययन करना। अब मान लीजिए कि गांव स्तर या मोहल्ला स्तर पर बच्चे हैं
तो उनके लिए शोध एक जगह तैयार करना है जहां वो बच्चे अपना पढ़ाई के लिए या शिक्षण के लिए अपना समय दे सके। संगठित रूप से स्थित बच्चों को साथ साथ कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, और उन बच्चों के लिए क्या तैयार करना, प्रशिक्षण शिक्षण सामग्री भी तैयार करना, ताकि तब न विशेष ताकि विशेष बच्चे उसको पढ़ सके। शिक्षण प्रशिक्षण कार्य और पाठ्यक्रम अनुकूलन, ये पाठ कैसा होना चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम का अनुकूलन होना चाहिए विशेष बच्चों के लिए, ताकि विशेष शिक्षक उसको अच्छी तरह से पढ़ा सके। विशेष आवश्यकताओं वाले तथा देखने सुनने में समस्याग्रस्त नैदानिक दृष्टिकोण वाले बच्चों के साथ कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए छोटी पुस्तकें, सहायक पुस्तकें तैयार करना। ये सरकार का भी दायित्व बनता है कि इन विशेष शिक्षकों के लिए छोटी छोटी पुस्तकें मुहैया कराना। अभिभावक सम्मेलन तथा समुदाय समर्थन कार्यक्रम, इसका एक सबसे जरूरी ये भी कार्यक्रम है कि अभिभावक सम्मेलन तथा समुदाय के लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें बताना कि ये अब सामाजिक अभिशाप नहीं रह गया है, इसको विशेष बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी एक संगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन करना। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अशासकीय संगठनों की सहायता से कार्यक्रम करना तथा विकलांगों के विशेष प्रयासों द्वारा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत से अन्य कार्यक्रम चलाना। अब क्या है कि जैसे बहुत सी जो शासकीय नहीं है, जिसको एनजीओ चलाती है या निजी लोग चलाते हैं, उन लोगों में इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सामग्री विकास, मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ाई तब होगा जब वो सामग्री हमारे यहाँ मौजूद रहेगा। इसके लिए 1992 की शिक्षा नीति में क्या किया गया कि कार्य मूल्यांकन के दिशा निर्देश का अर्थ है कि विकलांग शिशुओं की आरंभिक पहचान तथा निर्धारण। सबसे जरूरी है कि बच्चों को शुरू स्तर पर विकलांग बच्चों के उसका पहचान करना। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां कोई व्यवसायिक सहायता नहीं या दिशा निर्देश की विकलांग बच्चों की पहचान के लिए प्रमुख साधन है। जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां दिशा निर्देश देकर और उस बच्चे को पहचान करना। दृष्टि समस्या ग्रस्त शिशुओं की शिक्षा, यह दृष्टि समस्या से ग्रस्त शिशुओं को समझने में सहायता करती है। बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं, वैसे सामग्री को उपलब्ध कराना। विज्ञान पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए शिक्षकों को हेतु छोटी हस्त पुस्तिका, जैसे विज्ञान विषय का पढ़ाई होगा तो उसमें ब्रेल द्वारा या आकृति द्वारा दिव्यांगजन बच्चों के लिए सामग्री मुहैया कराना इत्यादि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है शिक्षा में, इसको शामिल करने के लिए। विकलांग बच्चों के लिए रचनात्मक क्रियाकलाप होना चाहिए, जैसे रूम का माहौल, आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्रेल, अबेकस इत्यादि के द्वारा वो लोग पढ़ सकते हैं। ये सब चीजों को क्लास में शामिल होना। विकलांग शिशुओं के लिए शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद क्रियाओं का संयोजन समान विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए आधार होगा। उन बच्चों को, विशेष बच्चों को खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण भी सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं। जैसे सबसे पहले उन लोगों को मोबिलिटी कराया जाता है ताकि वो अपना रोड कैसे हिलेंगे, कैसे खेलेंगे, आवाज को पहचानना, ये सब उपकरण सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। उच्च श्रवण क्षमता वालों की आवश्यकताओं के लिए भाषा, गद्य सामग्री और विधि में समायोजन, जो थोड़ा कम सुनते हैं उनके लिए यंत्र का व्यवस्था करना इत्यादि शामिल है। थैंक यू।